इस वीडियो में आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ध्यान से देखना समझना है ताकि इससे जो बड़ा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो। एक m मास का एक ब्लॉक है जो एक सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पर, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का मान म्यू। तो सवाल यह है कि कितना एंगल पर, थीटा भी आप ही को बताना है, कितना एंगल पर ये फोर्स लगाया जाए, कितना एंगल पर ये फोर्स लगाया जाए ताकि ये बॉडी चलने को तैयार हो जाए। थीटा के किस मान पर फोर्स लगाया जाए ताकि बॉडी चलने को तैयार हो जाए और फोर्स का ये वैल्यू भी सबसे मिनिमम हो। कहने का मतलब कि मान लिया आप थीटा बराबर 60 डिग्री चूज किए तो कोई फोर्स का मान आएगा जिस फोर्स के मान पर बॉडी चलने को तैयार हो जाएगा। फिर थीटा का मान आप 53 डिग्री चूज किए तो भी कुछ फोर्स का वैल्यू आएगा, इससे बॉडी चलने को तैयार हो जाएगा। तो 53 डिग्री में कम फोर्स लगाना पड़ा कि 60 डिग्री में कम फोर्स लगाना पड़ा, यह जानना, ये पूछ रहा। पहले तो थीटा का मान बताइए और थीटा का ऐसा मान बताइए ताकि एफ का मान मिनिमम हो, सबसे कम बल में बॉडी चलने को तैयार हो जाए। पहले एफ का मान मिनिमम या मैक्सिमम तो बाद में सोचेंगे, पहले थीटा का मान देख लेते हैं। तो थीटा का मान हम अभी फिक्स रख रहे हैं कि मान लो कि थीटा एंगल पर हम फोर्स एफ लगाएं तो बॉडी चलने को तैयार हो गया। तो अगर बॉडी चलने को तैयार है, इसका मतलब है एफ कॉस थीटा इधर लगने वाले फ्रिक्शन के बराबर पर है। बॉडी चलने को तैयार है, इसका मतलब एफ का मैक्सिमम मान देगा और म्यू एस की तरह काम करेगा। क्वेश्चन में म्यू के हर एक बार लिखा नहीं होता। क्वेश्चन वाले म्यू दे दिया है, ठीक। अब हम बोल रहे हैं कि बॉडी चलने को तैयार है, तो समझिए म्यू एस है। हमको क्वेश्चन पूछेंगे कि बॉडी का एक्सीलरेशन बताओ, मतलब बॉडी चल रहा है उसका एक्सीलरेशन बताओ, मूव कर रहा है, लिखा हुआ सवाल में, तो आप खुद समझेंगे कि म्यू के एन लगाना। तो एफ कॉस थीटा एफ मैक्सिमम के बराबर होना चाहिए, तब बॉडी चलने को तैयार होगा। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम। तो एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एस एन। तो एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एस और एन के जगह एम जी एन और एफ साइन थीटा। तो एन बराबर आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो एफ बराबर म्यू एस एम जी बटा कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। म्यू एस लिख दिए, क्लियर कर दिए कि म्यू एस है। कितना फोर्स का मान आप दीजिएगा तो बॉडी चलने को तैयार हो जाएगा। लेकिन सवाल ही नहीं, सवाल है कि एफ का जो मान है मिनिमम आना चाहिए। अब एफ का मान मिनिमम कैसे आएगा? म्यू बदलने वाला बात है नहीं, एम बदलेगा नहीं, जी का वैल्यू बदलेगा नहीं, बदलेगा तो सिर्फ थीटा। तो ऊपर तो कुछ चेंज कर नहीं सकते एफ का मान मिनिमम करने के लिए, नीचे ही कुछ कर सकते हैं। तो नीचे वाला टर्म अगर ज़्यादा होगा तो एफ का मान मिनिमम आएगा। डिनोमिनेटर जो बटा में है हर ज़्यादा होगा तब पूरा वैल्यू का मान कम होगा। मतलब एफ का मान मिनिमम तब होगा जब नीचे वाला वैल्यू मैक्सिमम होगा। एफ विल बी मिनिमम इफ कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इज मैक्सिमम। और किसी भी क्वेश्चन के मान मिनिमम होंगे या मैक्सिमम होंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं और इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा
प्लस म्यू एस साइन थीटा का कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस। टेन थीटा का मान म्यू एस मतलब थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस। इसका जो ही वैल्यू आएगा तो म्यू एस का मान क्वेश्चन में अगर डाटा दिया हुआ है तो कुछ डिग्री में आएगा ही, नहीं तो ऐसे ही आंसर लिखेंगे। थीटा का मान इतना होगा तो मिनिमम फोर्स में ही बॉडी चलने को तैयार हो जाएगा। अब यही थीटा का मान यहाँ पुट कर देंगे तो एफ का भी मिनिमम मान आ जाएगा, क्योंकि थीटा का इस मान पर एफ मिनिमम होगा। लिखे कि एफ मिनिमम होगा थीटा के इस मान पर। तो टेन थीटा बराबर म्यू है, तो टेन थीटा बराबर म्यू है तो म्यू बटा 1 समझिए, और यहाँ से निकाल लीजिए कॉस थीटा। तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का म्यू एस एम जी बटा कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस अब प्लस म्यू एस साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। यहाँ से निकालेंगे टेन थीटा बराबर म्यू एस बटे 1 मैंने पी बाई बी हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया बी। तो एच निकाल लेंगे, म्यू एस का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का रूट ओवर एच आ जाएगा। फिर मान पुट कर देंगे कॉस थीटा बराबर बी बाई एच साइन थीटा बराबर पी बाई एच, सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा कि थीटा का वह मान बताइए ताकि फोर्स का मान मिनिमम लगाना पड़े और बॉडी चलने को तैयार हो जाए। एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है m किलोग्राम का, और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। बताना है कि m किलोग्राम का ब्लॉक कितना एंगल से, कितना एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। थीटा का मान थीटा से ज़्यादा है, जो पिछले वीडियो में पढ़े थे ना एंगल ऑफ रिपोज। अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम रहेगा तो फिर चलेगा ही नहीं, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर रहेगा तो चलने को तैयार होगा। थीटा ग्रेटर देन थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू से वैल्यू ज़्यादा है तभी चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए ऐसे कि tan 37 डिग्री बराबर 3/4, tan 37 3/4, 3/4 का मतलब 0.75, मान लिखा लीजिए 0.75, म्यू का मान 0.75, तो 3/4 हुआ तो 37 डिग्री हुआ। यहाँ लिखे 45 डिग्री, इसका मतलब 37 डिग्री पर बॉडी चलने को तैयार था, ये 45 है मतलब चलेगा। ऐसे सवाल में लिखा रहता है कि एक्सीलरेशन बताइए, और अगर ऐसा कुछ आपको चेक करना हो तो यहाँ से चेक कर सकते हैं पहले कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि चलने वाला है, इस तरीक़ा से। या फिर tan थीटा का मान निकाल दूसरे तरीका भी चेक करने का है कि म्यू का मान जो है कम होना चाहिए tan थीटा से, म्यू का मान tan थीटा से कम होना चाहिए। इसे बोले थे 45, तो tan 45 1, आई म्यू का मान 0.75 है, मतलब चलेगा। तो इस दोनों में से कोई एक तरीका से आप चेक कर लीजिएगा कि बॉडी चल रहा है। अगर चल रहा है तब बताइए कि इसका एक्सीलरेशन क्या है। तो mg इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन n, इधर एक फ्रिक्शन Fk चल रहा है तो Fk n होगा बैलेंस mg cos थीटा से, और हम लोग लिखेंगे कि mg sin थीटा माइनस Fk बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो mg sin थीटा माइनस म्यू के mg
कॉस थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो आ जाएगा एक्सीलरेशन बराबर g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। याद रखना है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। किसी इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी अगर स्लिप करते हुए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो उसका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब इसी में सवाल पूछेगा कि ये तो निकल गया एक्सीलरेशन इतना जा रहा है, अब कोई इसी में सवाल पूछे कि कितना बल लगाया जाए, दूसरा सवाल करा देते हैं। ये याद रखना है इसी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। एफ मिनिमम फॉर रेस्ट, कितना मिनिमम बल ऊपर की ओर लगाया जाए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। और यहां लिखा हुआ है कितना एफ मैक्सिमम लगाया जाए, एफ का मैक्सिमम मान कितना हो ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। या ये भी बोल सकते हैं कि एफ का मिनिमम मान बताइए, एफ का मिनिमम मान बताइए ताकि बॉडी मोशन में आ जाए ऊपर की ओर, या तो एफ का मैक्सिमम मान बताइए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। दोनों तरीके से सवाल यहां हो सकता है। मिनिमम मान बोलेंगे तो मोशन मतलब बॉडी चलने को तैयार है ऊपर, तो चलने को तैयार है ऊपर, इसका मतलब रुका हुआ हिसाब से मैक्सिमम है और चलने के हिसाब से ही मिनिमम फोर्स है। चलने वाला है मतलब चलने के हिसाब से भी शुरुआत है और रुकने के हिसाब से ही लास्ट कंडीशन। तो एफ का मैक्सिमम मान बताइए ताकि बॉडी रेस्ट में रहे, या तो एफ का मिनिमम मान बताइए ताकि बॉडी मोशन में आ जाए। मतलब बॉडी ऊपर चलने को तैयार है, ये फोर्स ऊपर लगा रहे हैं भले, लेकिन ये बॉडी नीचे चलने को तैयार है। एफ का मिनिमम मान निकालना है ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। अगर इससे फोर्स का मान थोड़ा सा भी कम हुआ बॉडी नीचे की ओर चल जाएगी। एफ का मिनिमम मान बताना ताकि बॉडी रेस्ट में रहे, मैंने इससे जहां कम फोर्स लगाए बॉडी नीचे आ जाएगी। और एफ का मैक्सिमम मान बताना ताकि बॉडी रेस्ट में रहे, मतलब उससे ज्यादा लगाएगा तो ऊपर चल जाएगा, मतलब ऊपर चलने को तैयार है और ये नीचे चलने को तैयार है। तो ये चूंकि नीचे चलने को तैयार है इसलिए फ्रिक्शन यहां काम करेगा, और ये चूंकि ऊपर चलने को तैयार है इसलिए फ्रिक्शन इधर काम करेगा। बाकी वही mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, वही mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन है। चूंकि बॉडी नीचे चलने को तैयार है, अभी चलने रहा है, तो इस कहानी में एफ मिनिमम प्लस एफ बराबर mg cos थीटा, और इस कहानी में एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ प्लस mg साइन थीटा। एफ मिनिमम प्लस एफ बराबर mg साइन थीटा, एफ मैक्सिमम बराबर mg साइन थीटा प्लस एफ। तो एफ मिनिमम प्लस म्यू और n के जगह mg cos थीटा बराबर mg साइन थीटा। तो f का मिनिमम मान बराबर mg इंटू साइन थीटा माइनस
म्यू कॉस थीटा, और यहाँ एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा बराबर एम जी कॉमन, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो इसका मिनिमम मान निकालें ताकि बॉडी रेस्ट में रहे, इसका मैक्सिमम मान निकालें ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। इसी में सवाल देखिए क्या रहेगा। ये तो हम फोर्स कहाँ लगाएं, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्स लगाएं। सवाल फिर से वही है, सिर्फ इस बार क्या है कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुई। अब इसके पहले जो फोर्स लगाया था इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल था, अब जो फोर्स लगाया गया है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली लगाया गया है। और ये जो तरीका याद रखिएगा बाद में सर्कुलर मोशन में काम आएगा। फ्रिक्शन के बाद जस्ट जब सर्कुलर मोशन अभी स्टार्ट कर देंगे तो उसमें काम आएगा। उसमें क्या काम आएगा, एकदम यही सवाल आपका मौत कुआं वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। मौत कुआं भी क्या होता है, इसी तरह से पटरा चारों तरफ लगा होता है और मोटरसाइकिल उस पर चारों तरफ घूमता है। तो मोटरसाइकिल जब चारों तरफ घूमता है तो अपने घूमने के कारण बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है mv²/r। वही mv²/r ऐसे लगता है। इस जो f का मान है अभी हम निकाल रहे हैं ना कि f का मिनिमम मान बताइए। ये जो f है वो कौन है, mv²/r है। अगर इसको सर्कुलर मोशन में देखा जाए मतलब कि ब्लॉक अभी तो रेस्ट में है, ब्लॉक अभी रेस्ट में, हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये जो पटरा इंक्लाइन प्लेन है चारों तरफ ऐसे होता और मोटरसाइकिल पर चारों तरफ चक्कर लगाता तो फोर्स लगाने का जरूरत नहीं होता, अपने से खुद एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी केंद्रीय बल काम करता बाहर की ओर, अब केंद्रीय बल काम करता बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये खुद ही फोर्स लगता बाहर की ओर mv²/r। तो आज जो एफ मिनिमम निकाल रहे हैं सर्कुलर मोशन में, इसी एफ मिनिमम का मान होगा एफ भी मिनिमम का स्क्वायर/r। तो हम वेलोसिटी का मिनिमम मान निकाल लेंगे वहां से कि कितना मिनिमम वेलोसिटी से मोटरसाइकिल को घूमना चाहिए भाई, ताकि वह नीचे स्लिप नहीं कर जाए। नीचे स्लिप करने वाला है। और वहां पर भी बात बोलेंगे कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से मोटरसाइकिल को घूमना चाहिए चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर, ताकि ऊपर स्लिप ना कर जाए, ऊपर मतलब ना चढ़ जाए, ऊपर स्लाइड ना करे। तो ध्यान से भी देखेंगे हम लोग और बाद में चल के इस सर्कुलर मोशन में एफ मिनिमम का मान एम भी मिनिमम का स्क्वायर/r और एफ मैक्सिमम का मान एम भी मैक्सिमम का स्क्वायर/r पुट करेंगे तो उससे वेलोसिटी का मिनिमम मान और वेलोसिटी का मैक्सिमम मान आ जाएगा। जब किसी मौत कुआं में कोई मोटरसाइकिल चक्कर लगाता होगा तब का कितना मिनिमम रहेगा तो नीचे नहीं आएगा, कितना मैक्सिमम रहेगा कि ऊपर न चढ़ पाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी तो यही है कि एफ मिनिमम का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर एफ मिनिमम कॉस थीटा और एक इधर एफ मिनिमम साइन थीटा। ठीक कहानी यहाँ भी होगा।
इधर होगा एफ मैक्सिमम कॉस थीटा, और इधर होगा एक एफ मैक्सिमम साइन थीटा। दूसरा है इसका एक mg, इस mg का दो कंपोनेंट, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, नॉर्मल डायरेक्शन n, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, नॉर्मल डायरेक्शन n। बाकी बचा फ्रिक्शन, चूंकि f का मिनिमम मान निकालना है। तो फिर से यहाँ काम करिए, f का मिनिमम मान ताकि बॉडी रेस्ट में रहे, मतलब उससे जहाँ कम हुआ नीचे, f का मैक्सिमम मान इससे यहाँ ज़्यादा हुआ तो ऊपर, तो फ्रिक्शन नीचे, ऐसे। ये हो गया f का मिनिमम मान और f का मैक्सिमम मान का डायग्राम। तो अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी तो चलने को तैयार है, इसलिए f मिनिमम cos थीटा प्लस फ्रिक्शन बराबर mg sin थीटा। इसमें f मैक्सिमम cos थीटा बराबर mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो f मिनिमम cos थीटा प्लस म्यू और n के जगह mg cos थीटा प्लस f मिनिमम sin थीटा बराबर mg sin थीटा। तो f का मिनिमम मान बराबर mg इंटू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये वाला और ये वाला, और इसको इधर ले आए तो बटा में हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू sin। ये f का मिनिमम माना जाएगा। यहाँ आई f मैक्सिमम cos थीटा बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू और n की जगह mg cos थीटा प्लस f मैक्सिमम sin थीटा। तो f का मैक्सिमम मान आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर आएगा, तो f मिनिमम cos थीटा प्लस इतना, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस f मिनिमम cos थीटा और f मिनिमम sin थीटा में f मिनिमम कॉमन ले लिए, तो बचेगा cos थीटा और म्यू sin थीटा जो नीचे आएगा, और म्यू mg cos थीटा इधर चला जाएगा, तो mg इंटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। f मैक्सिमम बराबर यहाँ आएगा mg इंटू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा और बटा cos थीटा माइनस म्यू sin। f का मैक्सिमम मान है और f का मिनिमम मान। मैंने फोर्स का वैल्यू यहाँ से लेकर वहाँ तक
अगर हम इसको लिखें इस ढंग से, तो इस ढंग से मैंने F का मिनिमम मान आया कि इससे अगर कम फोर्स लगेगा तो नीचे स्लिप कर जाएगा, इससे ज़्यादा लगेगा तो ऊपर कर जाएगा। तो फिर से रिपीट करना होगा, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, इसमें आगे बढ़ रहे हैं। F का मान यहां से लेकर वहां तक अगर रहेगा तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। इससे कम हुआ नीचे स्लिप कर जाएगा, उससे ज़्यादा हुआ ऊपर चढ़ जाएगा। सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे कि खाली यहाँ F के जगह पुट कर देंगे mv²/r, तो फिर वहाँ से v निकल जाएगा। v बराबर अगर पुट कर देंगे ω/r तो ω निकल जाएगा। इस सर्कुलर मोशन में काम करेंगे, अभी नहीं। इससे निकल गया फोर्स का मिनिमम मान और फोर्स का मैक्सिमम मान कि यहाँ से यहाँ तक फोर्स रहेगा तो बॉडी वहीं पर रेस्ट में रहेंगे, न नीचे स्लिप करेंगे न ऊपर स्लिप करेंगे। इससे कम होगा नीचे स्लिप कर जाएगा, उससे ज़्यादा होगा ऊपर स्लिप कर जाएगा। थीटा एंगल वाला कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, जिस पर दो ब्लॉक रखा हुआ है M1 और M2, लेकिन दोनों का नीचे का जो सरफेस का क्वालिटी है ना अलग अलग है। इसके बीच का फ्रिक्शन μ1 है, इसके बीच का फ्रिक्शन μ2। इसके बीच का फ्रिक्शन μ1, इसके बीच का फ्रिक्शन μ2। यदि μ1 का मान कम रहा μ2 से, μ1 कम μ2 ज़्यादा, मतलब यहाँ पीछे रुकावट कम, यहाँ रुकावट ज़्यादा, तो जैसे दोनों को रख करके अपना हाथ जैसे दोनों वस्तु को जाकर ऐसे रखे और ऐसे हटाए हाथ, तो ये M1 पहले स्लिप कर जाएगा और M2 धीरे धीरे बाद में आएगा, क्योंकि M2 के नीचे घर्षण का मान ज़्यादा है और M1 के नीचे घर्षण का मान कम है। दोनों अलग अलग चलेंगे, ये अगले अपना एक्सीलरेशन से चला जाएगा, ये अलग अपना एक्सीलरेशन से चलेगा। और इसके पीछे अभी क्वेश्चन करवाएं कि जब किसी इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी चलता है एक्सीलरेशन से तो g × sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, इसलिए A1 बराबर हो जाएगा g × sin थीटा माइनस μ1 cos थीटा और A2 बराबर हो जाएगा g × sin थीटा माइनस μ2 cos थीटा। दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन होगा। लेकिन यदि μ1 बड़ा हो μ2 से, माने यहाँ फ्रिक्शन का मान ज़्यादा है, म्यू का मान ज़्यादा है, यहाँ म्यू का मान कम है, तो ये चलना चाहेगा तेज़ी से और ये तो स्लो चलेगा, तो M2 हमेशा पीछे से M1 पर फोर्स मारता हुआ चलेगा और चलना दोनों को अब साथ साथ, क्योंकि इसको तो चलना पड़ेगा इसी के हिसाब से, आगे तो रास्ता खाली है ही नहीं। तो μ1 में चूंकि फ्रिक्शन का मान ज़्यादा है, μ2 में फ्रिक्शन का मान कम है, तो तेज चलना चाहेगा, लेकिन आगे तो μ1 वाला है जहाँ फ्रिक्शन का मान ज़्यादा है तो चलेगा धीरे ही, तो इसको भी चलना पड़ेगा इसी के हिसाब से। लेकिन जितना एक्सेलरेशन से ई चल रहा है उतना से ई नहीं चलेगा, मतलब जितना से ई चलना चाहता है उतना सी भी नहीं चल पाएगा, जितना सी चलना चाहता है उतना सी भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि इससे इसका एक्सेलरेशन कम है। और सिंगल ई जितना एक्सेलरेशन से चल पाता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा से चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से दबाव देगा, ऊपर से फोर्स लगाते हुए चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा एक्सेलरेशन, लेकिन होगा दोनों का तो साथ साथ। तो इस कंडीशन में हम लोग
यह मान लिए कि M2 M1 पर फोर्स लगा रहा है R, तो M1 M2 को रोक रहा है R से, लेकिन चलना दोनों को साथ साथ है। इसका भी एक्सीलरेशन A और इसका भी एक्सीलरेशन A। तो अगर इसके बारे में देखिए तो लिखाएगा M1G साइन थीटा प्लस R माइनस फ्रिक्शन म्यू एन mg cos थीटा बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। और इसका लिखाएगा M2G साइन थीटा माइनस R, M2G साइन थीटा तो इधर रहेगा माइनस R और माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ से का मान निकल जाएगा, फिर ए का मान किसी में पुट कीजिएगा तो R का मान निकल जाएगा। यहाँ से ए का मान निकल जाएगा तो ए का मान आ जाएगा M1 प्लस M2 कॉमन G साइन थीटा और M1 प्लस M2 कॉमन G साइन थीटा, यहाँ भी M1 प्लस M2 और माइनस G cos थीटा म्यू1 M1 प्लस म्यू2 M2। G cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो म्यू1 M1 प्लस म्यू2 M2, यहाँ से का मान निकल जाएगा। जब ए का मान निकल जाएगा, ए का मान किसी में रख देंगे तो R का मान निकल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा तब सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा जब ये डाटा दिया रहेगा, म्यू1 म्यू2 M1 M2 थीटा जरा दिया हुआ रहेगा तो कुछ आंसर आएगा अच्छा। ऐसे तो बस ऐसे ही लिख लेंगे ए बराबर M1 प्लस M2 से सब में डिवाइड कर देंगे और यहाँ डिवाइड कर देंगे M1 प्लस M2 से, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी आप देखिए कि म्यू1 का मान अगर कम है या म्यू2 का मान अगर ज़्यादा है तो चलेगा धीरे, ये आगे निकल जाएगा। और अगर म्यू1 का मान ज़्यादा है, म्यू1 का मान ज़्यादा है, म्यू2 का मान कम है, म्यू1 का मान ज़्यादा है, म्यू2 का मान कम है, तो बीच में क्या होगा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स काम कर लेगा। इस पर दबाव देगा, इस पर दबाव देगा, एक एक्शन रिएक्शन होगा। अगर ई कम है, ई ज़्यादा, ये अलग निकल जाएगा, ये बाद में धीरे धीरे आएगा। लेकिन ये अगर कम है म्यू का मान, आई वाला अगर ज़्यादा है तो फिर आगे निकल जाएगा, और ये वाला अगर ज़्यादा है, आई वाला अगर कम है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो चलेगा धीरे धीरे, इस पर दबाव देते हुए चलेगा। अब समझिए कि दोनों के बीच में एक रस्सी लगा हुआ है। अब अगर ये कम है और ये ज़्यादा, ये कम है और ये ज़्यादा, तब इसको खींचते हुए चलेगा। अब अगर ये कम है और ये ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा रहेगा और ये कम, अगर ये ज़्यादा है और ये कम, तो रस्सी में टेंशन नहीं होगी। अगर ये ज़्यादा है म्यू का मान तो धीरे चलेगा, आई वाला म्यू का मान अगर कम है तो फास्ट चलेगा, तो रस्सी तो लूज हो जाएगा। लेकिन अगर ये म्यू का मान कम है तो तेज चलना चाहेगा, और ये म्यू का मान थोड़ा ज़्यादा है तो धीरे चलना चाहेगा, और इसको खींचते चलेगा।
तो रस्सी में टेंशन हो जाएगा। तब इस सवाल को ऐसे आप सॉल्व करें। ये तब का सॉल्यूशन है जब म्यू1 का मान कम और म्यू2 का मान ज़्यादा है। म्यू1 कम है, थोड़ा फास्ट चलना चाह रहा है, म्यू2 का मान थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा स्लो चलना चाह रहा है, लेकिन इसको खींचेगा रस्सी के साथ। तो अंतर इतना ही कि जहाँ पर आर का डायरेक्शन इधर आर ऐसे था और ऐसे था, भी टेंशन इधर उधर हो जाएगा। इसका समीकरण लिखा, लेकिन चलना दोनों को साथ साथ है। इसका समीकरण लिखाएगा m1g साइन थीटा माइनस टी माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका लिखा जाएगा m2g साइन थीटा प्लस टी और माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां से का मान सॉल्व कर लें। एक रुखड़ा सतह है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू है। उस पर हमने एम किलोग्राम के बॉडी को शुरुआत में यू चाल देकर छोड़ दिया, तो रगड़ खाते खाते, जमीन से रगड़ खाते खाते कहीं न कहीं जाकर ही रुक जाएगा। बताना कितना दूरी चलने के बाद रुक जाएगा। तो जैसे आप वेलोसिटी इसको देके छोड़ दिए तो पीछे घर्षण काम करना शुरू किया होगा, वही इसको रोक रहा होगा। यही फोर्स है जो पीछे लग रहा होगा और रुकावट पैदा करता हो। तो इस फोर्स के लगने से एक एक्सीलरेशन पीछे की ओर काम करता होगा, म्यू जी, या तो बोले डिसीलरेशन। आगे बढ़ने अगर हम बोलें कि चल रहा है पार्टिकल कितना एक्सीलरेशन से, बोले माइनस म्यू जी। कितना डिसीलरेशन से, बोले म्यू जी। रुकावट पैदा कर रहा है म्यू जी। पीछे इस पर एक त्वरण काम कर रहा है, जिसको आप एक्सीलरेशन की भाषा में माइनस म्यू जी कह सकते हैं और डिसीलरेशन की भाषा में प्लस म्यू जी। तो एक बात यहाँ भी एक फॉर्मूला की तरह हो गया कि कोई भी फ्रिक्शन मैंने रफ सरफेस कितना डिसीलरेशन मैक्सिमम दे सकता है, म्यू जी। कोई भी रफ सरफेस कितना डिसीलरेशन मैक्सिमम दे सकता है, म्यू जी। या फिर भी बोल सकते हैं कि किसी भी गाड़ी को मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन आप दे सकते हैं, बोले भी म्यू जी। तो याद रहे, बाद में चलकर बहुत काम आएगा। इस पॉइंट को एकदम याद कर जाइए कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फार्मूला ही है म्यू जी। किसी भी गाड़ी को मैक्सिमम एक्सीलरेशन म्यू जी दिया जा सकता है, मैक्सिमम डिसीलरेशन भी म्यू जी ही दिया जा सकता है, याद रहे। सर्कुलर मोशन में भी बात फिर से काम आएगा। तो अब निकालना कितना दूर चलने के बाद ही रुक जाएगा। तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, a की जगह माइनस म्यू जी और s बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 म्यू। ये फॉर्मूला याद है तो और अच्छा। इतना दूर चलने के बाद बड़ी रुक जाएगा, तो ये तो कम आता है कि कितना दूर चलने के बाद बड़ी रुक जाएगा। थोड़ा बड़ा सवाल रहेगा तभी। जनरली इस पर ज़्यादा सवाल आता है कि s इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ यू स्क्वायर। वेलोसिटी का मान अगर दुगना कर दिया जाए तो कितना दूर के बाद रुकेगा, बोले 4 गुना के बाद। और s का मान मास पर डिपेंड नहीं करता। ये ट्रक है कि मोटरसाइकिल, इससे कोई लेना देना नहीं, मास का कोई रोल नहीं इसमें। मास इधर खत्म हो चुका है, मास पर नहीं डिपेंड करता। तो एक पहला पॉइंट कि कितना दूर के बाद रुक जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। और ये जो है मास पर डिपेंड नहीं करता। ट्रक है कि मोटरसाइकिल, इससे कोई मतलब नहीं। अगर सेम वेलोसिटी सेम सतह पर दिया जाए तो सेम डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाएंगे। और कितना दूर के बाद रुकेंगे उसका फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी।
किसी भी रफ सतह पर किसी बॉडी को मैक्सिमम एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन कितना दिया जा सकता है? बोले म्यू जी।